नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। प्रियंका ने कहा पुलिस तक सुरक्षित नहीं, मायावती बोली पुलिस को और चुस्त होने की जरूरत। इसके बाद हम जानेंगे कि यूपी पुलिस हत्याकांड पर राहुल गांधी का ट्वीट गुंडा राज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो। इसके बाद हम जानेंगे कि माधुरी दीक्षित ने सरोज खान के निधन पर जताया पोस्ट शेयर कर बोली मैं टूट चुकी हूँ। इसके अलावा रेलवे ने कई ट्रेनों का बदला टाइम टेबल, सफर से पहले देखे ये लिस्ट। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि भारत की परेशानी बनी टिड्डी दल, इस देश के लिए है लजीज व्यंजन। दोस्तों, अगर आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,27,168 हो गई है। कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक गुरुवार को एक दिन में 21,947 नए मरीज बढ़ गए हैं। यह आंकड़ा एक दिन में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 19,999 मरीज ठीक भी हुए हैं। उधर महाराष्ट्र के नवी मुंबई, पनवेल और उल्लासनगर में आज से 10 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तीनों जगह संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के लिए भी कोशिश तेज है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक जाइडस कैडिला कंपनी को वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर लिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर हत्याकांड पर सियासत, प्रियंका ने कहा पुलिस तक सुरक्षित नहीं, मायावती बोली पुलिस को और चुस्त होने की जरूरत। उत्तर प्रदेश में कानपुर में बिकरू गांव में गुरुवार देर रात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। ताबड़तोड़ फायरिंग में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि एक नागरिक समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब करते हुए कड़े एक्शन की हिदायत दी है। वहीं अब इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा जवाबदेही तो फिक्स करनी ही होगी। प्रियंका गांधी ने कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या, प्रयागराज में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या की घटना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी पुलिस हत्याकांड पर राहुल गांधी का ट्वीट गुंडा राज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में अपराधियों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इस घटना में डीएसपी सत्र के एक अधिकारी समेत 3 इंस्पेक्टर, 4 सिपाही वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे में यूपी सरकार पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया। एनडीटीवी की खबर को ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा यूपी में गुंडा राज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। मेरी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिजनों के साथ है और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कैबिनेट विस्तार में 41% कांग्रेसियों को लेने वाली बीजेपी भूल गई पुरानी नेता और सोशल डिस्टेंसिंग को। मध्य प्रदेश में सरकार बनने के ठीक 101वें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट का पूरा विस्तार किया। मंत्रिमंडल में सिंधिया का दबदबा साफ नजर आया। शिवराज के करीबी कई पुराने मंत्रियों की जगह नहीं मिली। गुरुवार को 28 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 9 सिंधिया खेमे से है, जबकि 7 शिवराज सरकार से पहले मंत्री रह चुके हैं। शपथ लेने वाले 28 नेताओं में से 20 को कैबिनेट और 8 को राज्य मंत्री बनाया गया है। 4 नेता ऐसे हैं जो 3 महीने पहले तक कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे थे। 14 मंत्री ऐसे हैं जो विधायक नहीं है, जबकि 41 मंत्री पाला बदलकर भाजपाई हुए हैं। शपथ ग्रहण के बाद ऐसे आरोप लगे हैं कि बीजेपी की 2 बातें भूल गई, एक अपने पुराने नेताओं को और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। माधुरी दीक्षित ने सरोज खान के निधन पर जताया शोक, पोस्ट शेयर करते हुए बोली मैं टूट चुकी हूँ। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने 71 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। कार्डियक अरेस्ट के कारण सरोज खान का मुंबई में रात करीब 1:52 पर निधन हो गया। उनके निधन से फैंस के साथ साथ बॉलीवुड कलाकारों को भी झटका लगा है। सरोज खान को लेकर हाल ही में माधुरी दीक्षित ने पोस्ट शेयर की है। साथ ही उन्होंने मास्टर जी के निधन पर शोक भी जताया है। माधुरी दीक्षित ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैं टूट चुकी हूँ। अपनी पोस्ट में माधुरी दीक्षित ने बताया कि वह उनके सफर की शुरुआत से ही उनकी साथी रही है। माधुरी दीक्षित ने सरोज खान को याद करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा मैं टूट चुकी हूँ और आज शब्दों की भी कमी है। सरोज शुरू से ही मेरी यात्रा का हिस्सा रही है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, न केवल डांस बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की।
भारत चीन सीमा विवाद के बीच अचानक लद्दाख पहुंचे पीएम मोदी, घायल जवानों से मिले अधिकारियों ने दी रिपोर्ट। भारत चीन सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक लद्दाख पहुंच गए। यहां उन्होंने लद्दाख के नीमू पोस्ट में थल सेना और वायुसेना के अफसरों से मुलाकात की। अधिकारियों ने पीएम को वर्तमान स्थिति के बारे में ब्रीफ किया। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम ने गलवान घाटी में घायल हुए जवानों से अस्पताल में मुलाकात की। अब करीब 12:30 बजे पीएम वापस दिल्ली के लिए लौट सकते हैं। नीमू सिंधु घाटी के तट पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। यह जंस्कार पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेह का दौरा करना था, लेकिन उनका लेह जाना कैंसिल हो गया। इसके बाद अचानक खबर आई कि पीएम मोदी खुद लेह पहुंच गए। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। सुशांत सिंह के परिवार की नाराजगी पर बोले शेखर सुमन, आंदोलन को रोकना चाहते हैं लोग। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में सीबीआई की जांच करने वाले टीवी होस्ट और एक्टर शेखर सुमन का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि सुशांत के परिवार को उनसे या उनके कदम से कोई समस्या है। शेखर सुमन से मिलने के बाद सुशांत सिंह के परिवार की नाराजगी को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही है। सुशांत के सुसाइड पर हो रही राजनीति से उनका परिवार नाखुश है। इस पर शेखर सुमन को भी कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी खबरें आने के बाद शेखर सुमन ने एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि सुशांत का परिवार सीबीआई जांच की मांग को लेकर परेशान है। ये पूरी तरह से सच नहीं है, किसी ने इसे फैलाया है, क्योंकि जब आप इस तरह के आंदोलन की शुरुआत करते हैं तब कुछ लोग होते हैं जो इसे रोकने की कोशिश करते हैं और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन लॉन्च हो सकती है। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की तरफ से वैक्सीन लॉन्चिंग संभव है। हाल ही में वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली है। आईसीएमआर की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। सबसे पहले भारत बायोटेक की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे ने कई ट्रेनों का बदला टाइम टेबल, सफर से पहले देखे लिस्ट। इंडियन रेलवे ने कई ट्रेनों के टाइम टेबल में अचानक बदलाव किए हैं। इसमें 8 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं, जिनके समय में बदलाव किया गया है। बता दें कि इस समय इंडियन रेलवे 230 विशेष ट्रेनों को चला रही है। इन सभी ट्रेनों में 120 दिन पहले बुकिंग की सुविधा के साथ साथ रेलवे ने यात्री से जुड़ी गाइडलाइन भी तय की है। इस बीच रेलवे ने कई बार ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव भी किए हैं। इसी कड़ी में रेलवे ने 8 राजधानी स्पेशल ट्रेनों के टाइम टेबल में भी बदलाव किए। आइए जानते हैं क्या इन ट्रेनों का नया टाइम टेबल। ट्रेन नंबर 02442 और 02441 नई दिल्ली बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी स्पेशल के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेन नंबर 02442 नई दिल्ली से पहले शाम 4 बजे प्रस्थान करती थी, लेकिन बदले हुए टाइम के मुताबिक यह ट्रेन नई दिल्ली से अब 3:45 पर प्रस्थान करेगी और झांसी, भोपाल, नागपुर के रास्ते 12 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। पहुंचने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर। कोरोना काल में तेजी से मिला टैक्स रिफंड, सरकार ने जारी किए 62,000 करोड़। बीते 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद सरकार ने कई नियमों में बदलाव किए थे। इस बदलाव के जरिए सरकार लोगों के नकदी संकट को दूर करना चाहती थी। इसी मकसद से टैक्स पेयर्स को टैक्स रिफंड जल्द देने का आदेश दिया गया था। बीते अप्रैल से जून के बीच इनका टैक्स डिपार्टमेंट ने 20 लाख से ज्यादा लोगों को 62,361 करोड़ रुपए रिफंड जारी किए हैं। प्रति मिनट के हिसाब से 76 टैक्स पेयर्स को रिफंड। सीबीडीटी की ओर से जारी बयान के मुताबिक 8 अप्रैल से 30 जून 2020 के बीच 56 दिन में 20.44 लाख से अधिक टैक्स पेयर्स को रिफंड जारी किया गया। वहीं प्रति मिनट के हिसाब से 76 टैक्स पेयर्स को रिफंड जारी किए गए। सीबीडीटी ने बताया कि 19,07,853 टैक्स पेयर्स को 23,453.57 करोड़ रुपए रिफंड दिया गया। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर 38,908.37 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया। टैक्स पेयर्स को मिलने वाला रिफंड सीधे बैंक खाते में गया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। छात्रों ने कहा स्थगित हो परीक्षा, अभी हेल्थ जरूरी, आज आएगा फैसला। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने एक पैनल का गठन किया है जो जुलाई में होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग परीक्षा जेईई को लेकर फैसला होगा कि
परीक्षा का आयोजन कोरोना वायरस संकट के बीच होगा या नहीं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में कोरोना काल के बीच जेईई और नीट को टालने की मांग उठ रही थी। ट्विटर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के खिलाफ RIP NTA ट्रेंड कर रहा है। वहीं छात्रों के सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने एनटीए को इस मामले पर आज अपना फैसला देने के लिए कहा था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।